हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, संरचना, प्रतीक, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। इसके पहले मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गया तो समझ लो एनपीएन ट्रांजिस्टर 90% आपका सॉल्व। तो पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जिसके कारण ये वीडियो आपके लिए एकदम ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो आ गया तो ये भी आसानी से आ जाएगा। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को याद करेंगे कैसे। तो ये आपका हो गया एन हो गया, ये आपका हो गया पी हो गया, ये आपका हो गया एन हो गया। ठीक है, ये एन पी एन हो गया। अब यहाँ पे जो यन होते हैं ये आपके क्या हैं, ये भी आपके हैं अर्धचालक, और यहाँ पे पी ये भी अर्धचालक, और यन मतलब एन पी एन ये तीनों के तीनों आपके होते हैं अर्धचालक। और आपको पता है अर्धचालक कौन कौन से हैं। तो कार्बन आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएंगे। सिलिकॉन भी आपका अर्धचालक है। ये तीनों के तीनों आपके होते हैं अर्धचालक। अब दिक्कत ये है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक कहेंगे ऐसे पदार्थों को जिनमें चालकता का अचालकता का गुण ज़्यादा और चालकता का गुण कम होता है। मतलब चालक और अचालक के गुण पाए जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उस प्रकार के पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। यन जो होते हैं इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक, और पी को हम कहते हैं, इसमें होते हैं कोटर। और कोटर को कुछ इस तरह से हम दर्शाएंगे, उसका कुछ इस तरह से प्रतीक रहेगा, पीछे आपका गोल पूरा पूरा रहेगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे डॉट बिंदु रहेगा। पी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कोटर, और कोटर होते हैं धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोटर जो होते हैं ये चालक तार में प्रवाहित नहीं होते हैं, जबकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चालक तार में प्रवाहित होते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब समझते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में, जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या लिखेंगे कि जब दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पर होता है आपका आधार बी, बी को हम बोलेंगे आधार। यहाँ पे आपका होता है ई, ई को हम पढ़ते हैं उत्सर्जक। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सी, सी को पढ़ते हैं संग्राहक। तो आपसे पूछा जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा कहाँ से कहाँ बहती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा उत्सर्जक से कहाँ बहती है, आधार की ओर। धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और उसका धारा किधर से किधर बहती है, और थोड़ा बहुत हमने अर्धचालक के बारे में बता दिया, कोटर के बारे में बता दिया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर लिखा ही है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसा युक्ति या उपकरण जिसमें दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है, जिसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या हो गया कि ऐसा उपकरण जिसमें दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है, जिसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। संकेत क्या हो जाएगा इसका, संकेत तो हो जाएगा इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। तो लिखा भी है इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। देखो यहाँ पर धारा जा नहीं रही, आधार से कहाँ जा रही, उत्सर्जक की ओर। तो आपको ये भी लिख देना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा कहाँ से कहाँ बहती है। तो आपको लिखना है
आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। इसके बाद आता है आपका कार्य विधि, और कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके फिगर को समझते हैं। हर एक चीज़ लिखा है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हर एक चीज़ आप नोट कर लेना। तो पहले हम इसका समझते हैं फिगर, और फिगर की सहायता से हम यहाँ पर पूरे कार्य विधि को समझेंगे। तो ये आपका फिगर, और फिगर में क्या लिखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये एन बिंदु है, यहाँ पे पी बिंदु है, यहाँ पे एन बिंदु है, एन पी एन। यहाँ पे बिंदु ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे धारा आई ई प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर आई बी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर आई सी प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर अग्र अभिनत लिखा है, यहाँ पर उत्क्रम अभिनत लिखा है। यहाँ पर बैटरी बी ई बी लगा है, यहाँ पर बैटरी बी सी बी लगा है। अब समझते हैं पूरे रचना को, कार्य विधि को कैसे लिखना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि देखो पहले मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ कहानी के तरीके, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी आप लिख देना। क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एन पी एन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे उत्सर्जक है और यहाँ पे आधार है। उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, तथा संग्राहक, सी को बोलते हैं संग्राहक और बी को बोलते हैं आधार, को बैटरी बी सी बी के द्वारा उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ई बी क्यों लिखा है, ई और बी इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बैटरी है वो ई और बी के बीच में जुड़ी है। यहाँ बी सी बी इसलिए लिखा है क्योंकि बैटरी बी और सी के बीच में जुड़ी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो जो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, इसको करेंगे प्रतिकर्षित, और यहाँ पर जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, पी क्षेत्र में जाएंगे। और पी क्षेत्र आपको पता है बहुत पतला होता है, पतला होने के कारण क्या होगा, यहाँ के मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जितने भी कोटर हैं इन सारे कोटनों को उदासीन कर देते हैं। लगभग जब उदासीन करेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो नष्ट होंगे, जिसके कारण लगभग 2 से 3% इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, और लगभग 90 से 95% इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये चालक तार के द्वारा बिंदु सी से होते हुए बैटरी बी सी बी के धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं। आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक, और यहाँ पर धनात्मक ध्रुव है, तो धनात्मक और ऋणात्मक क्या होगा, एक दूसरे को उदासीन कर देगा, और जब उदासीन कर देगा तो यहाँ पर धारा क्या, आई ई प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पी क्षेत्र के जितने भी कोटर थे ये क्या हो गए थे, उदासीन, मतलब इनका स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो रिक्त स्थान हो गया तो बैटरी बीईबी के धन ध्रुव द्वारा यहाँ से कोटरों को भेजा जाता है इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, जिस कारण आधार में धारा आई बी प्रवाहित होने लगती है, और यहाँ के जो कोटर होंगे वो एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और एन क्षेत्र में क्या होगा, बिंदु ई पर क्या, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आगे तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर क्या होंगे, एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण बैटरी बीईबी के ऋण ध्रुव द्वारा यहाँ पर इन कोटरों को क्या, उदासीन कर दिया जाता है। देखो धारा यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए इसकी विपरीत दिशा है, जहाँ पर विपरीत काम होगा। ठीक है, धारा की दिशा के सदैव हम विपरीत ही चिन्ह लगाएंगे, इस तीर का निशान, और यहाँ पर धारा क्या, आई ई प्रवाहित होने लगती है। अब पूरी कार्य विधि को शुरू से आपको समझाते हैं। क्या लिखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है। क्या कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है, तथा संग्राहक और आधार को बैटरी बी सी बी के द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है। इसके बाद बैटरी के ऋण ध्रुव द्वारा, देखो ये ना, बैटरी के ऋण ध्रुव द्वारा यन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पी क्षेत्र में उपस्थित कोटरों को उदासीन कर देते हैं। लगभग 90 से 95% मुक्त इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और चालक तार बिंदु सी से होते हुए बैटरी BCB के धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। देखो यहाँ से नीचे आ रहे थे, निशान क्या होगा, उल्टा होगा, उसके विपरीत, इसलिए यहाँ पर तीर ऊपर की ओर है, IE प्रवाहित होने लगती है। अब क्या लिखेंगे कि पी क्षेत्र में मुक्त कोटरों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, और ये स्थान क्या हो गया था, रिक्त स्थान हो गया था। इसलिए बैटरी BEB की धन ध्रुव द्वारा पी क्षेत्र में कोटरों की पूर्ति की जाती है, जिस कारण आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है और पी क्षेत्र के कोटर धीरे धीरे N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चूंकि कोटर हैं तो यहाँ से तो नीचे आएंगे नहीं और N क्षेत्र में बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं। उसके बाद क्या होगा कि बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है, जिस कारण उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB, संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, देखो ये दोनों की दिशा ऊपर की ओर है तो IB प्लस में IC बराबर हो जाएगा IE के। यहाँ तक आपको लिखना है। कैसे लिखना है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने हर एक चीज को पहले ही लिखा है। क्या लिखे हैं कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझने के लिए निम्न परिपथ तैयार करते हैं, मतलब जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, जिसमें उत्सर्जक व आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है तथा संग्राहक व आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है। जब उत्सर्जक व आधार को बैटरी BEB से जोड़ते हैं तब क्या होगा, N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। P क्षेत्र पतला होने के कारण उसमें उपस्थित कोटर लगभग 95 से 98% N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा 2 से 5% मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उदासीन हो जाते हैं। इसके बाद लिखे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में पहुंचकर संग्राहक बिंदु C के द्वारा बैटरी BCB के द्वारा धन ध्रुव द्वारा क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण C में धारा IC प्रवाहित होने लगती है। अब क्या लिखेंगे कि P क्षेत्र में लगभग 2 से 5% इलेक्ट्रॉन कोटरों को उदासीन कर देते हैं, जिसकी पूर्ति धनावेश बैटरी BEB की धन प्लेट द्वारा की जाती है, जिसके कारण धारा IB आधार में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ तक लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे कि अतः इस विधि में उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, देखो यहाँ से थोड़ा से और भी लिखेंगे IB। अब देखो यहाँ तक एक लाइन शायद छूट गया है। अब यहाँ से क्या होगा, IB प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आप क्या लिखना कि अतः यहाँ के मुक्त कोटर N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं। जो कोटर होंगे क्या N क्षेत्र में जाएंगे और बिंदु E पर एकत्रित होने लगते हैं, जिस कारण बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है और उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। इतना आपको और लिखना था, ठीक है। यहाँ प्रसाद लिखा नहीं है, इतना आपको लिख देना है कि जब यहाँ के कोटर N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बिंदु E पर एकत्रित होने लगते हैं और बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है, अतः इसमें IE धारा प्रवाहित होने लगती है। लास्ट में क्या लिखना है, अतः इस विधि में उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB, संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से IE बराबर IB प्लस IC, जैसे कि सेम उसमें सिद्ध किया था
वही आपको यहाँ पर भी सिद्ध करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं लास्ट में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा शुरू से आप देखते रहना। देखो यहाँ पर आपको बस इस फिगर को याद करना है। इस फिगर के सहारे आप हर एक चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा था कि जब वह युक्ति जिसमें दो n प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला p प्रकार का अर्धचालक जुड़ा होता है तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर बहती है। उसके बाद लिखे हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनति में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और आधार को बैटरी बीसीबी के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। इसके बाद लिखेंगे बैटरी बीईबी की ऋण ध्रुव द्वारा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कोटरों को उदासीन कर देते हैं। लगभग 90 से 95% मुक्त इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन संग्राहक से सी बिंदु से होते हुए बैटरी बीसीबी के धन ध्रुव द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं, जिस कारण संग्राहक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद पी क्षेत्र रिक्त स्थान होने के कारण बैटरी बीईबी की धन ध्रुव द्वारा यहाँ पर कोटरों को भेजा जाता है, जिससे आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है और ये कोटर यन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उत्सर्जक बिंदु E पर एकत्रित होने लगते हैं, जिन्हें बैटरी बीईबी की ऋण ध्रुव द्वारा यहाँ पर उदासीन कर दिया जाता है और उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB और संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, और यहाँ पर फिर सब कुछ लिखा ही है, IE बराबर IB प्लस में IC। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।